उन्होंने तुरंत उन्हें संकेत देने के लिए हाथ हिलाया। लेकिन जब इन्होंने छोटी सकुरा को ले जाते हुए देखा तो उसने सोचा कि शायद वह घायल हो गई है और तेजी से भागी। उसके चेहरे पर खुशी का भाव थोड़ा चिंतित हो गया। सकुरा, क्या तुम ठीक हो? इनो की चिंतित अभिव्यक्ति को देखकर छोटे साकुरा को एओबा द्वारा उठाए जाने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। शर्माते हुए वह उसके पास से उतरी और धीरे से इनो को समझाया, मैं ठीक हूँ, अंदर बहुत डरावना था, इसलिए मैंने एओबा से मुझे ऊपर ले जाने के लिए कहा। डरावना इनो के चेहरे पर चिंता तुरंत गायब हो गई, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। छोटी साकुरा को इस तरह शर्मीला देखकर वह कैसे नहीं जान सकती थी कि यह डरा हुआ वास्तव में क्या था। लेकिन चूंकि परिणाम निष्पक्ष द्रा से आया था, इसलिए वह केवल अपना असंतोष ही पी सकी। यह देखकर एओबा ने विषय बदलते हुए इनो के बालों को थपथपाया, क्या आप लोग पहले कहीं घूमने नहीं गए थे? नहीं, हम आपका इंतजार करने के लिए सीधे यहाँ आए हैं। जैसे ही एओबा ने बोलना समाप्त किया, टेंटेन और हिनाता भी वहां चले आए। टेंटेन अपने कूल्हों पर हाथ रखकर खड़ी थी, कुछ नाराज लग रही थी। सच में, क्या हमने नहीं कहा था कि जल्दी करो और एक साथ घूमने आओ? और फिर भी तुमने हमें इतना इंतजार करवाया। आओबा ने अपना सिर खुजलाया और क्षमा मांगते हुए मुस्कुराया, क्षमा करें, रास्ते में बहुत सारी चीजें हुई, इसलिए हमें थोड़ा विलंब हो गया। टेंटेन ने ठंडे स्वर में कहा। छोटी सकुरा का शर्मीला रूप देखकर उसे यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी कि यह किस तरह की स्थिति थी। लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी, छोटी साकुरा बस भाग्यशाली थी। अगर वह होती तो इसमें और भी अधिक समय लग जाता। भूल जाओ, आतिशबाजी का लगभग समय हो गया है। चलो जल्दी करें और जब तक संभव हो घूमें। विषय बदलते देख एओबा ने राहत की सांस ली, फिर पूछा, नारुतो और अन्य लोग अभी तक ऊपर नहीं आए हैं? तीनों लड़कियों ने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि उन्होंने उन्हें नहीं देखा है। जैसे ही आओबा सोच रहा था कि क्या इंतजार करना चाहिए, पीछे से एक परिचित झगड़ा आ गया। यह सब तुम्हारी गलती है। वह जाल इतना स्पष्ट था, तुमने उसे कैसे नहीं देखा? लेकिन वह लड़की बहुत दयनीय लग रही थी, मैं बस उसकी मदद करना चाहता था। किसी भी तरह से उस जगह कोई खोई हुई लड़की नहीं होगी, तुम बेवकूफ हो। क्या होगा अगर वह सचमुच खो गई? अगर वह थी भी तो आप लगातार कई बार एक ही जाल में नहीं फंस सकते। परिचित आवाजें सुनकर सभी लोग बाहर निकलने की ओर देखने लगे। उन्होंने सासुके और नारुतो को कुछ अस्तव्यस्त देखा। सासुके नाराज दिखे, नारुतो का चेहरा क्षमाप्रार्थी था। आप लोग अभी अभी यहाँ आए। ऐसा लगता है कि सकुरा और मैं जीत गए, एओबा ने सासुके को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। कपड़े अस्तव्यस्त सासुके ने एओबा और छोटे साकुरा की ओर देखा, जिनके कपड़ों पर जरा सी भी शिकन नहीं थी, और वह अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक सका। मैं वास्तव में फिर से हार गया, और पूरी तरह से। यह सब इस बेवकूफ की गलती है। उसने हर जाल बिछाया। सासुके ने नारुतो की ओर घूरकर देखा। यह सच है, ईश्वर तुल्य प्रतिद्वंद्वी से नहीं बल्कि स्वर तुल्य साथी से डरें। नारुतो को भी पता था कि यह उसकी गलती थी, इसलिए उसने खेद व्यक्त किया। नारुतो को शायद ही कभी विनम्र देखकर सासुके और अधिक नहीं कहना चाहता था, इसे भूल जाओ। नुकसान तो नुकसान होता है। मुझे अब और बहस करने का मन नहीं है। धन्यवाद सासुके। नारुतो तुरंत अपने सामान्य स्वरूप में लौट आया। टेंटेन ने आग्रह किया, चलो जल्दी करें और चलें, नहीं तो समय नहीं बचेगा। एओबा ने सुझाव दिया, खेलना शुरू करने से पहले क्या अच्छा रहेगा कि हम पहले कुछ खाना खरीद लें, फिर हम खोजबीन करते हुए खा सकते हैं। नारुतो ने खुशी से दोनों हाथ उठाए, मैं अंदर हूं। मत भूलो, तुम और सासुके पर अभी भी सकुरा और मुझ पर रेमन का एक कटोरा बकाया है। कोई बात नहीं। नारुतो ने वीरतापूर्ण भावना से परिपूर्ण होकर भव्य ढंग से हाथ हिलाया। तो चलिए पहले खाना खरीद लेते हैं। टेंटेन सहमत हो गया और समूह एक साथ उत्सव की स्नैक स्ट्रीट की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद नारुतो खुद को रोक नहीं सका और पूछा, आप लोग कहाँ आतिशबाजी देखने की योजना बना रहे हैं? मैं बाद में वहां अपनी माँ और पिताजी को ढूंढने जा रही हूँ। इन्होंने अपना हाथ उठाया और दूर एक ऊंचे मंच की ओर इशारा किया। एओबा ने सिर हिलाया, वह स्थान वास्तव में बहुत अच्छा है। मैं भी अपने शिक्षक और अन्य लोगों के साथ वहां देखने के लिए सहमत हुआ। सचमुच? इनो की आंखें चमक उठीं। आओबा ने फिर सिर हिलाया। यह इनो उत्साह में थोड़ा उछल पड़ी। दरअसल मैं भी, हिनाता ने शर्माते हुए अपना हाथ उठाया। मैं भी। दो। इनो के चेहरे पर मुस्कान जम गई। यह देखकर एओबा हंसे बिना नहीं रह सका और उसने नारुतो की ओर देखा। नारुतो, तुम्हें भी हमारे साथ आना चाहिए। ठीक है। कितना समय बीत गया किसी को पता नहीं चला, रात और गहरा गई थी। सभी लोग उस मंच पर एकत्र हुए जिसे गांव ने पहले से तैयार किया था और नए साल की आतिशबाजी शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन एओबा को अब भारी दबाव महसूस हो रहा था।
वह अपने चारों ओर कई नाराजगी भरी निगाहों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि तापमान भी कुछ डिग्री गिर गया। उसे यह अनुमान लगाने के लिए सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि वे शक्लें किसकी थीं, क्योंकि यद्यपि सभी ने कहा कि वे अपने माता पिता के साथ आतिशबाजी देखेंगे, अंत में टेंटेन और अन्य सभी उसके चारों ओर एकत्र हो गए। और उसकी बाहों में अब एक छोटी सी लोली थी, युगा हनाबी। लेकिन जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसे कुरामा, याकुमो या उसके माता पिता नहीं दिखे। वे शायद कहीं और से देख रहे थे। आओबा अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रहा है। उजुकी युगाओं ने भावनात्मक रूप से आह भरते हुए अपना सिर सहलाया। अपने सिर पर बल महसूस करते हुए एओबा वास्तव में चिंतित थी कि वह उसका सिर मोड़ देगी। है, सुनादे ने व्यंग्यपूर्वक बुरी मंशा से बोलते हुए कहा, और अभी तक हर कोई यहाँ नहीं आया है। दरार। उपस्थित लड़कियों के चेहरों पर मुस्कान फीकी पड़ गई। उसके सिर पर दबाव कुछ हद तक बढ़ गया। और कौन? एओबा तुरंत ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। शिक्षक, क्या आप आज रात अपने छात्र को मार डालने की कोशिश कर रहे हैं? जब एओबा पसीने से लथपथ था, उसी क्षण एक अन्य व्यक्ति भी उतना ही पसीने से लथपथ था। सरुतोबी हिरुज़ेन ने अपने प्रोफेसर अनुभव के साथ उचिहा ओबिटो को एक ऐसे गतिरोध में धकेल दिया था जिससे वह बच नहीं सकता था, और एक साथ खत्म होने को तैयार थे। फिर भी सरुतोबी हिरुज़ेन के चेहरे पर कोई दुख नहीं था, केवल कोनोहा के लिए एक बड़े खतरे को खत्म करने की संतुष्टि थी। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 117 से 117। ब्लैक ज़ेत्सु ने टोबी को बचाया। सरुतोबी हिरुज़ेन और उचिहा ओबिटो गतिरोध में बंद थे, लेकिन उचिहा ओबिटो बहुत स्पष्ट था कि वह पहले ही पूरी तरह से नुकसान में पड़ चुका था। शिनिगामी की आत्मा निष्कर्षण द्वारा उसे बाहर न निकाले जाने का एकमात्र कारण यह था कि उसकी अमूर्त अवस्था में उसकी आत्मा भी कामुई स्थान के भीतर थी। लेकिन एक बार जब अमूर्तता समाप्त हो गई तो सरुतोबी हिरुज़ेन द्वारा उसकी आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाला जाएगा और शिनिगामी के पेट के अंदर उसके साथ सील कर दिया जाएगा। यह स्पष्ट रूप से आपसी विनाश का परिणाम था, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि सरुतोबी हिरुज़ेन के जीवन की तुलना उनके जीवन से की जा सकती है। क्या इसे आजमाने नहीं जा रहा? इस अजय नेत्र तकनीक और आपके जीवन के बीच कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? उचिहा ओबिटो को चुप देखकर सरुतोबी हिरुज़ेन फिर से बोला। उसके स्वर में प्रलोभन की भावना थी। उचिहा ओबिटो के मुखौटे के नीचे की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत हो गई। वह सोचते थे कि नामिकाजे मिनाटो पहले से ही दुनिया में अजय थे, लेकिन इस लड़ाई के बाद उन्हें एहसास हुआ द स्ट्रॉन्गेस्ट होकेज एक खाली शीर्षक नहीं था। प्रतिद्वंद्वी की अंतहीन तकनीकों और गणनाओं ने उसे पूरी तरह से एक निराशाजनक स्थिति में धकेल दिया था। हालांकि इजानगी के पास एक चमत्कारी प्रभाव था। वह एक निश्चित समय सीमा के भीतर होने वाली किसी भी प्रतिकूल घटना को ऐसे गायब कर सकता था जैसे कि वह कभी हुई ही न हो, और केवल अनुकूल घटनाओं को वास्तविकता के रूप में बनाए रखता है। लेकिन अगर मैं वास्तव में इस आंख का उपयोग करता हूं, तो क्या मैं वास्तव में अपनी दृष्टि खोकर उचिहा फुगाकू से बच सकता हूं? इसके अलावा, जब तक यह बिल्कुल आवश्यक न हो, जब तक कि यह मृत्यु से पहले का क्षण न हो, वह कभी भी इस आंख का उपयोग नहीं करना चाहेगा, क्योंकि कामुई उनका एकमात्र तुरुप का पत्ता था जो उचिहा मदारा से मुक्त होने, मोहरा बनने के भाग्य से बचने की कुंजी थी। वह उचिहा ओबिटो था, और यद्यपि उसने हमेशा उचिहा मदारा होने का दावा किया था, वह वास्तव में कभी भी मदारा नहीं था। वह मदारा का मोहरा भी नहीं बनना चाहता था, लेकिन इस नज़र के अलावा उसके पास जो कुछ भी था वह उचिहा मदारा से आया था। यह आंख उनका सबसे महत्वपूर्ण तुरुप का इक्का थी। जब चंद्रमा की आंख की योजना पूरी हो जाएगी तो वह उचिहा मदारा को पूरी तरह से मरने देगा, और फिर वह खुद इस दुनिया का रक्षक बन जाएगा, एक ऐसी दुनिया का निर्माण करेगा जहां रिन का अस्तित्व होगा। इसलिए वह इस आंख को कतई नहीं खो सकते थे। लेकिन अब उनमें गतिरोध तोड़ने की क्षमता नहीं रही, क्योंकि रीपर डेथ सील को हटाने के लिए बाहरी हस्तक्षेप के अलावा ढलाईकार सरुतोबी हिरुज़ेन को मारना ही एकमात्र तरीका था। लेकिन उचिहा ओबिटो को स्वयं अपनी अमूर्त स्थिति बनाए रखनी थी, और वह सक्रिय रूप से हमला नहीं कर सका। पास में खड़े उचिहा फुगाकू को भी सरुतोबी हिरुज़ेन नापसंद हो सकता है, लेकिन अभी यह स्पष्ट था कि वह ओबिटो से और भी अधिक नफरत करता था। दोनों का पारस्परिक विनाश उसके लिए सबसे अनुकूल परिणाम होगा। जहां तक उचिहा इताची का सवाल है, उचिहा ओबिटो स्पष्ट रूप से समझ गया था कि उस व्यक्ति ने उसके साथ सहयोग करना क्यों चुना था। जो व्यक्ति कोनोहा को पहले स्थान पर रखता है, वह वास्तव में कभी उसकी मदद नहीं करेगा। और अकात्सुकी पर इस बार की उनकी हरकतें एक गुप्त मिशन थीं, और उन्होंने नागाटो या कोनान को विवरण के बारे में बिल्कुल भी सूचित नहीं किया था। इसके अलावा अगर उन्हें पता भी होता तो शायद वे यहीं उसकी मृत्यु की कामना करते। यह सही है। उचिहा ओबिटो में अचानक प्रेरणा की चमक आ गई।
अभी भी एक और व्यक्ति था जिसने आज रात मेरे साथ काम किया। साथ ही पूरी निंजा दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो उसे बचा सकता है। ब्लैक ज़ेत्सु। वह उचिहा मदारा की इच्छा का अवतार था। यदि वह अब भी चंद्रमा की दृष्टि योजना को क्रियान्वित करना चाहता है तो वह निश्चित रूप से उसकी मदद के लिए आगे आएगा। लेकिन क्या उस आदमी में सचमुच क्षमता है? उचिहा ओबिटो का मूड फिर खराब हो गया। जैसे ही उसने सोचा 4 मिनट पहले ही बीत चुके थे। अमूर्त अवस्था के अंत तक केवल 1 मिनट शेष है। लानत है, लानत है, लानत है। तुम बूढ़े कमीने हो। सरुतोबी हिरुज़ेन की नजर के नीचे एक बिल्ली की तरह जो चूहे के साथ खेल रही थी। उचिहा ओबिटो मदद नहीं कर सका लेकिन जोर से शाप दे रहा था, पूरी तरह से अपना आपा खो रहा था। अंतिम क्षण आ गया था और अपने चतुर दिमाग से वह गतिरोध को तोड़ने का कोई तरीका नहीं सोच सका। उसके हाथ कठिनाई से धीरे धीरे उठे। कामुई समाप्त होने के बाद वह इजानगी को कास्ट करने के लिए मौके का फायदा उठाने वाला था। हे, आखिरकार आपने अपना मन बना लिया। उचिहा ओबिटो को हाथ की मुहर बनाने के लिए तैयार देखकर सरुतोबी हिरुज़ेन को पहले से ही पता था कि दूसरे पक्ष ने उस आंख को छोड़ने का फैसला किया है। जब तक प्रतिद्वंद्वी ने उस मंगेकियो को खो दिया, उस परेशानी वाली स्थान समय की क्षमता को खो दिया, यहाँ तक कि वुड रिलीज के साथ भी वह कोनोहा के लिए बहुत अधिक खतरा पैदा नहीं करेगा। यहाँ तक कि वुड रिलीज में भी ताकत का स्तर था। सरुतोबी हिरुज़ेन की बातें सुनकर उचिहा ओबिटो और भी अधिक क्रोधित हो गया। यहाँ तक कि उचिहा कबीले के भीतर भी कई लोग इज़ानागी को नहीं समझते थे, फिर भी यह बाहरी व्यक्ति सरुतोबी हिरुज़ेन इसे अंदर और बाहर से जानता था। यह सब उस अंतर्निहित दुष्ट बूढ़े सेंजू कमीने तोबीरामा के कारण। अमूर्त स्थिति समाप्त हो गई और उचिहा ओबिटो भौतिक रूप में लौट आया। उस विशाल शिनिगामी हाथ ने अंततः अपने लक्ष्य को पकड़ लिया और उचिहा ओबिटो के शरीर से आत्मा को खींचना शुरू कर दिया। आह! उस खींचने वाली शक्ति को महसूस करते हुए उचिहा ओबिटो ने असहाय क्रोध की दहाड़ निकाली। चाहे कुछ भी हो, वह इज़ानगी की अंतिम हाथ की मुहर पूरी नहीं कर सका। सरुतोबी हिरुज़ेन का पूरा ध्यान उचिहा ओबिटो की आत्मा को बाहर निकालने पर था। उचिहा फुगाकू अभी भी किनारे से देख रहा था। जैसा कि ओबिटो ने सोचा था, दोनों पक्षों की मृत्यु वर्तमान उचिहा के लिए सबसे अनुकूल स्थिति थी। छींटाक्षी! अचानक मांस फाड़ने की आवाज आई। हर किसी की आंखें ठिठक गईं। वे उस काले हाथ को एकटक देखते रहे जो सरुतोबी हिरुज़ेन के दिल में घुस गया था। समय कुछ मिनट पहले की स्थिति में आ जाता है। वास्तव में बेकार कचरा। उचिहा ओबिटो, तुम बिल्कुल कूड़ा हो। यहां तक कि मरने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति भी आपको इस बिंदु तक धकेल सकता है। हमेशा उचिहा ओबिटो के पीछे पीछे चलने वाला ब्लैक ज़ेत्सु मेफ्लाई तकनीक के साथ भूमिगत छिपा हुआ था और ओबिटो की पूरी तरह से पिटाई की पूरी प्रक्रिया को देख रहा था। ब्लैक ज़ेत्सु को केवल ऐसा महसूस हुआ जैसे आकाश ढह रहा था। उन्होंने इस अधिकतमाउट खाते को वर्षों तक कड़ी मेहनत से पूरी तरह से तैयार किया था, मूल रूप से यह सोचकर कि यह एक आसान काम होगा। लेकिन मैदान पर कदम रखते ही वह ध्वस्त हो गया। न केवल उसके सारे तुरुप के पत्ते बेनकाब हो गए, बल्कि अब वह आदमी मरने वाला था। चौथा महान निंजा युद्ध अभी भी तैयार नहीं था और उसे पहले से ही 5वें की तैयारी करनी थी। वह पूरी तरह से टूटने की कगार पर था। यहाँ तक कि जब कागुया ओत्सुत्सुकी को सील कर दिया गया था, तब भी उसने इस तरह संयम नहीं खोया था। ऐसा नहीं था कि उसने ओबिटो की इच्छा के साथ विलय करने और कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन उसकी ताकत इतनी थी कि उचिहा फुगाकू भी उसे मात दे सकता था। क्या होगा अगर आसपास कोई और मंगेकियो शेरिंगन हो? यदि उचिहा ओबिटो मर गया तो वह इंतजार कर सकता था। आखिरकार उसने 1000 साल इंतजार किया था, लेकिन अगर वह मर गया तो वास्तव में कोई उम्मीद नहीं होगी। लेकिन उचिहा ओबिटो जैसा व्यक्ति, उच्च विशिष्टताएं लेकिन कोई दिमाग नहीं, उसके जैसा दूसरा उपकरण ढूंढना कठिन था। वह इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था। इसके अलावा वर्तमान स्थिति अवसरों के बिना नहीं थी। ब्लैक ज़ेत्सु की खासियत पीछे से खेलना था। निंजाओं के बीच लड़ाई सूचना युद्ध थे। निष्पक्ष होने के लिए ब्लैक ज़ेत्सु की प्रत्यक्ष युद्ध शक्ति लगभग शून्य थी, यहां तक कि एक कुलीन जोनिन भी उसके साथ फर्श को मिटा सकता था। लेकिन जब लोगों की पीठ में छुरा घोंपने की बात आई तो वह निंजा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था। ऐसे समय में बिना सोचे समझे चार्ज करना एक गतिरोध होगा। उसे रणनीति का उपयोग करना पड़ा। वह पहले से ही गुप्त रूप से सरुतोबी हिरुज़ेन के करीब पहुंच रहा था, लेकिन इस तरह उसकी निंजा विश्व प्रसिद्ध बैकस्टैब तकनीक का खुलासा होने वाला था। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 118 से 118, ऐसा जीवन क्या यह विफलता है?
ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले सरुतोबी हिरुज़ेन के निशानों को महसूस नहीं किया था, वैसे ही सरुतोबी हिरुज़ेन भी संभवतः उसे महसूस नहीं कर सका। उसे बस पीछे से सरुतोबी हिरुज़ेन के दिल में घुसने का अवसर लेना था और फिर तुरंत भाग जाना था। केवल एक उचिहा फुगाकू के साथ वह शायद उचिहा ओबिटो को नहीं रोक सका। कैसे? यह कैसे संभव है? सरुतोबी हिरुज़ेन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब उसने उस काले हाथ को देखा जो उसके दिल को छेद गया था। उसका दिल शब्दों से परे हिल गया था। वास्तव में उन्हें दूसरे पक्ष के दृष्टिकोण, यहां तक कि उनकी उपस्थिति का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। यह लड़का, बस वह कौन है? सरुतोबी हिरुज़ेन वास्तव में अपना सिर घुमाकर देखना चाहता था, लेकिन अब कोई मौका नहीं था। वह महसूस कर सकता था कि उसका जीवन तेजी से खत्म होता जा रहा है। उसका दिल छलनी हो जाने के कारण उसे पूरी तरह से मरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अमातरसु। अचानक एक पल में ब्लैक जेत्सु के शरीर पर काली लपटें भड़क उठीं। आह! ब्लैक जेत्सु ने तुरंत एक दयनीय चीख निकाली, अपना हाथ सरुतोबी हिरुज़ेन के शरीर से बाहर खींच लिया। उसकी पूरी आकृति काले और सफेद हिस्सों में विभाजित हो गई और ब्लैक जेत्सु तुरंत जमीन में गिर गया। अलग किया गया सफेद जेत्सु का मुख्य शरीर काली लपटों में जलकर राख हो गया। यह आखिर वह चीज क्या है? उचिहा फुगाकू चौंक गया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि जीत हाथ में है। ऐसी अचानक स्थिति उत्पन्न होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जब ब्लैक जेत्सु ने सरुतोबी हिरुज़ेन के दिल में छेद किया तो उचिहा फुगाकू, जो वापस होश में आ गया, उसने तुरंत अपनी मंगेकियो शेरिंगन आंख तकनीक का इस्तेमाल किया। यह सही है, उसने निंजा युद्ध काल के दौरान मंगेकियो शेरिंगन को जगाया था, लेकिन इसका खुलासा कभी नहीं किया था। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी अजय नेत्र तकनीक इस तरह से बेअसर हो जाएगी। क्या वह आदमी छिपकली था? उसी समय ब्लैक जेत्सु के समर्थन के बिना सरुतोबी हिरुज़ेन के पैर ढीले पड़ गए और वह जोर से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन अभी तक गिरा नहीं था। उन धुंधली भूरी आंखों ने अनिच्छा प्रकट की, यह देखते हुए कि जिस आत्मा को उसने बाहर निकाला था उसका एक बड़ा हिस्सा धीरे धीरे सिकुड़ गया और पीछे हट गया। बस थोड़ा और। हे, उचिहा ओबिटो भी धीरे धीरे होश में आ गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस समय वह वास्तव में ब्लैक जेत्सु द्वारा बचा लिया जाएगा। दमघोंटू निराशा ज्वार की तरह दूर हो गई, उसकी जगह उत्तेजना का एक अनियंत्रित उभार आया जो उसके सीने तक पहुंच गया। उसके मुंह के कोने हल्के हल्के कांपने लगे, अनियंत्रित रूप से एक चौड़ी मुस्कुराहट में खिंच गए जो अंततः उसके कानों तक फैल गई। हाँ 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 हाँ। उचिहा ओबिटो की उन्मत्त हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। उसके पिछले नपुंसक क्रोध के विपरीत पूरा व्यक्ति कुछ कुछ विक्षिप्त लग रहा था। बड़े दुख से बड़े आनंद की ओर जाने की इस अनुभूति ने उचिहा ओबिटो को क्षण भर के लिए उबरने में असमर्थ कर दिया। कई कुनाई ने उचिहा ओबिटो की ओर उड़ान भरी। थोड़ी देर के लिए वापस ले लिए जाने और ठंडक खत्म होने के बाद उचिहा ओबिटो एक बार फिर चरणबद्ध स्थिति में प्रवेश कर गया। तीसरा, उचिहा फुगाकू आधे घुटनों के बल बैठे सरुतोबी हिरुज़ेन के पास पहुंचे और पाया कि दूसरा पक्ष सांस लेने की बजाय अधिक सांस छोड़ रहा था। अब और सांस लेने में असमर्थ है। हाँ 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 हाँ। उचिहा ओबिटो अभी भी बेतहाशा हंस रहा था। सरुतोबी हिरुज़ेन, तुम पुरानी मरे चीज हो, तुम हार गए। मैं जीत गया। मैं जीत गया। उस दिन का अपमान मुझे याद रहेगा। अगली बार मैं उस कोनोहा को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा जिसकी आपने सख्त सुरक्षा की थी। बस। उचिहा ओबिटो के शब्द शब्द दर शब्द सरुतोबी हिरुज़ेन के कानों में पड़े, जो पहले से ही मृत्यु के कगार पर थे। जब किसी व्यक्ति का हृदय नष्ट हो जाता है तो यह बड़े पैमाने पर रक्तस्राव और कार्डियक टैम्पोनेड का कारण बनता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लगभग 5 मिनट में मृत्यु हो जाती है। मस्तिष्क की चेतना अभी भी धूमिल नहीं हुई थी। सरुतोबी हिरुज़ेन ने भले ही अपने जीवन में अनगिनत गलत काम किए हों, लेकिन कोनोहा की रक्षा करने का उनका दृढ़ संकल्प किसी से पीछे नहीं था। और चमत्कार अक्सर डर और निराशा के बीच फूटते हैं। सरुतोबी हिरुज़ेन लंबे समय से मौत के लिए तैयार थे। हालांकि वह अभी भी अपनी अंतिम अग्नि अर्पित कर सकते थे। इस अवस्था को मृत्यु से पहले का फ्लैशबैक कहा जाता है। सरुतोबी हिरुज़ेन की आंखों में चमक लौट आई और वह घुटनों के बल बैठा हुआ एक बार फिर सिर उठाकर खड़ा हो गया। उसने उचिहा ओबिटो की ओर आधा कदम बढ़ाया। हाँ, यह बूढ़ा आदमी बिल्कुल नहीं करेगा। मरणासन्न सरुतोबी हिरुज़ेन एक बार फिर चौंकाने वाली आभा के साथ सामने आई। प्रत्येक शब्द के साथ एक बड़ा कौर खून बाहर निकल गया। उसकी खुली खुली आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे अपने सामने वाले आदमी को जीवित ही निगल जाना चाहती हों। उचिहा ओबिटो, जो बेतहाशा हंस रहा था, उसकी हंसी अचानक उसके गले में अटक गई। सरुतोबी हिरुज़ेन की भूत जैसी मुद्रा का सामना करते हुए वह मदद नहीं कर सका, लेकिन एक कदम पीछे हट गया। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सरुतोबी हिरुज़ेन के पास अब उसके प्रश्न का उत्तर देने की ताकत नहीं थी। उसकी आखिरी ताकत भी खत्म हो चुकी थी।
उसकी दृष्टि और भी धुंधली हो गई और उसका शरीर शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर गया और फिर उठने में असमर्थ हो गया। उचिहा ओबितो ने दूसरे आदमी को मूर्ख की तरह अचंभित होकर देखा। हाँ हाँ हाँ, तुम लड़के, क्या तुम आखिर सिर्फ झांसा दे रहे थे? उसने ध्यान ही नहीं दिया कि लंबा ग्रिम रीपर पहले ही छोटी दरांती को नीचे घुमा चुका था। उचिहा ओबिटो को दर्द भरी चीखते हुए देखना। सरुतोबी। हिरोजेन की चेतना धुंधली हो गई और अतीत उसकी आंखों के सामने घूमती हुई लालटेन की तरह चमकने लगा। तीसरे होकेज की कहानी खत्म होने वाली थी। सरुतोबी हिरोजेन अपने जीवन पर विचार करने से खुद को रोक नहीं सके। क्या यह गौरवशाली था या असफल? उनके छात्र जिराया ने एक बार उनसे कहा था कि एक निंजा का मूल्य उसकी मृत्यु से निर्धारित किया जाना चाहिए। जब वह छोटे थे तो जिस शिक्षक का वह सबसे अधिक सम्मान करते थे, उनकी विदेशी भूमि में मृत्यु हो गई। उनके पसंदीदा छात्र ने गांव छोड़ दिया। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चौथे होकेज जोड़े के बलिदान को देखा। अंत में उनके सभी छात्रों ने उनका साथ छोड़ दिया। मृत्यु के द्वार पर वह बिल्कुल अकेला रह गया था और भले ही उसने अपनी जान दे दी, लेकिन वह इस आपदा को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सका। इस दृष्टि से उसका जीवन असफल हो सकता है। लेकिन स्तब्ध होकर उसे आकाश में आतिशबाजी खिलती हुई दिखाई देने लगी। गिरी हुई सरुतोबी हिरुजेन का मुंह हल्की सी मुस्कान में बदल गया। मैंने इस जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं। ऐसे अंत का मैं हकदार हूं। हालांकि आग की इच्छा को आगे बढ़ाया जाएगा। यह पुराना पत्ता अपने जीवन के अंतिम क्षण में स्वयं जल गया और आग की जिस इच्छा का मैंने अपने अधिकांश जीवन में प्रचार किया, मैंने अंत में इसका अपमान नहीं किया। सुना दे, मैं कोनोहा को तुम्हें सौंपता हूं। सरुतोबी हिरुजेन की आंखों का सारा रंग उड़ गया और उसकी अंतिम नजर उचिहा ओबिटो के डर से भरे शेरिंगन पर टिक गई। मैं इसे नष्ट नहीं कर सका, इसका मुझे बहुत अफसोस है। सौभाग्य से सारी जानकारी रिकॉर्ड कर ली गई है। एम्मा, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। सरुतोबी हिरुजेन नाम के कोनोहा निंजा की कोनोहा के नए साल के पहले दिन मृत्यु हो गई। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 119 से 119 अलविदा पिता और आहह। उचिहा ओबिटो लगातार दर्दनाक चीखें निकाल रहा था। इस समय उसके हाथ शक्तिहीन रूप से नीचे लटक गए, उसका पूरा शरीर काला और बैंगनी हो गया। साथ ही रुक रुक कर तेज जलन का दर्द भी महसूस हो रहा था। वह इसे महसूस कर सकता था। वह अब इन हाथों का उपयोग नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि अधिक व्हाइट जेत्सु क्लोनों का उपयोग भी इस वास्तविकता को नहीं बदल सकता था, क्योंकि यह आत्मा का दोष था। सरुतोबी हिरुजेन की मौत से पहले आखिरी हताश झटका रीपर को केवल एक बार स्विंग करने की अनुमति दे सका, जिससे उचिहा ओबिटो की आत्मा का एक हिस्सा सील हो गया। जहां तक यह बात थी कि कौन सा भाग सील किया गया था, वह इस पर नियंत्रण नहीं रख सका। यह महज एक संयोग था, जैसे जब उसने ओरोचिमारू से निपटा तो दोनों हाथ बेकार हो गए। यदि चुनने के लिए पर्याप्त समय होता तो सरुतोबी हिरुजेन को अभी भी अपनी आंखें सील करने की उम्मीद थी। कचरा ब्लैक जेत्सु, जो निरीक्षण करने के लिए भूमिगत लौट आया था, ने फिर से शाप दिया। वह पूरी तरह झुका हुआ था। उसने उचिहा ओबिटो को बचाने के लिए अपनी खुद की बुद्धि को उजागर करने का जोखिम उठाया और परिणामस्वरूप इस व्यक्ति ने बचाए जाने के बाद भागने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि वास्तव में दूसरों को आमने सामने ताने देने के लिए रुका रहा। उसने ऐसी बुद्धिहीन उचिहा कभी नहीं देखी थी। ब्लैक जेत्सु का पहले से ही कोयले जैसा चेहरा और भी अधिक काला हो गया। हालांकि कछुए जैसे धैर्य की एक सहस्राब्दी ने जल्द ही उसे शांत कर दिया। मौजूदा स्थिति मुक्ति के अवसर से रहित नहीं है, जब तक कि उचिहा ओबिटो दूसरी आंख को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता। उचिहा ओबिटो अभी भी दर्द से कराह रहा था। उचिहा फुगाकू ने गिरे हुए सरुतोबी हिरुजेन को देखा, उसके दिल में भावना की लहर महसूस हुई। निंजा नायकों की एक पीढ़ी का पतन हो गया था। वह खड़ा हुआ और उचिहा ओबिटो की ओर देखा। जब तक वह इसका भी ध्यान रखेगा, उसकी योजना पूर्ण मानी जाएगी। सरुतोबी हिरुजेन के अब दमन न करने और एक नायक की प्रतिष्ठा के साथ भविष्य में उचिहा से होकेज का उत्पादन भी असंभव नहीं होगा। रोने में अभी भी समय लगता है। यह सुनकर उचिहा ओबिटो की चीखें अचानक बंद हो गईं। उचिहा फुगाकू की मंगेक्यो शेरिंगन की जोड़ी को देखकर उसके दिल में अचानक शक्तिहीनता की लहर उठ गई। तभी फॉर पर्पल फ्लेम फॉर्मेशन गायब हो गया। शशश। पत्तों की सरसराहट सुनाई दी और उचिहा इटाची अंधेरे से बाहर निकल आया। इटाची, आप बिल्कुल सही समय पर हैं। जब तक हम इस आदमी को नीचे ले जाते हैं, हमारा उचिहा कबीला निश्चित रूप से फिर से खड़ा हो जाएगा। यह देखकर कि यह उचिहा इटाची था, उचिहा फुगाकू के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। हालांकि उचिहा इटाची, जो वहां से गुजरी, ने कुछ नहीं कहा। उसने उचिहा फुगाकू की आंखों में मंगेक्यो को देखा और उसका दिल कड़वाहट से और भी भारी हो गया।
उसकी मूल योजना दूसरे को नियंत्रित करने के लिए अपने मंगेकियों का उपयोग करना था, फिर उसे लीफ विलेज से बाहर ले जाना और मौत का एक दृश्य बनाना था। लेकिन हालांकि उसे लंबे समय से इस पर संदेह था, अब उचिहा फुगाकू के मंगेकियों को अपनी आंखों से देखकर उसकी भावनाएं निस्संदेह बहुत जटिल थीं। समान स्तरीय मंगेकियों नेत्र तकनीक से समान स्तर की दूसरी आंख को नियंत्रित करना बहुत कठिन था। उचिहा फुगाकू के पास मंगेक्यो होने का मतलब था कि उसकी योजना नियंत्रण से बाहर थी। उचिहा फुगाकू जैसा मंगेक्यो धारक कभी भी स्वेच्छा से उसका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन डेंजो की सहायता से एक मंगेकियो शेरिंगन और उचिहा कबीला अपने चरम पर था। क्या यह वास्तव में वर्तमान कोनोहा के लिए एक अच्छी बात थी? अब एक ही रास्ता बचा था। उचिहा इटाची ने थोड़ा सिर हिलाया और उचिहा फुगाकू की तरफ चला गया। जैसे ही उचिहा फुगाकू को लगा कि वह पहले ही जीत चुका है, पश, एक छोटा सा ब्लेड उसके दिल में घुस गया। पीठ पर एक और वार। इताची। उचिहा फुगाकू ने अविश्वास से अपना सिर घुमाकर उचिहा इटाची की ओर देखा। वह अवचेतन रूप से विश्वास करता था कि उसके सामने उसका बेटा एक धोखेबाज था, लेकिन उसकी आंखें किसी भी दोष का पता नहीं लगा सकीं। मुझे क्षमा करें, उचिहा इटाची का स्वर शांत था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी कड़वाहट थी। पिताजी, आपकी शक्ति बहुत मजबूत है। यदि आप कोनोहा में रहना जारी रखते हैं तो यह बहुत खतरनाक है। उचिहा फुगाकू की आंखें चौड़ी हो गईं। धीरे धीरे उसे सब समझ आ गया। उचिहा इटाची वास्तव में कभी नहीं बदला था। हालांकि उसने कबीले के दृष्टिकोण से चीजों पर विचार करना शुरू कर दिया था। वह हमेशा गांव के साथ खड़ा था। कबीले और गांव के बीच उचिहा इटाची ने हमेशा गांव को पहले स्थान पर रखा। अब मंगेक्यो शेरिंगन के पास होने के कारण वह गांव के लिए अगला संभावित खतरा बन गया। उचिहा फुगाकू की चेतना फीकी पड़ने लगी। उनके पास सरुतोबी हिरुजेन जैसा दृढ़ संकल्प नहीं था। उसके दिल में छेद होने के कारण इजानगी का भी उपयोग नहीं किया जा सका। वह केवल चुपचाप मृत्यु का इंतजार कर सकता था। पिताजी, अब आपको उचिहा कबीले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उचिहा इटाची ने धीरे से कहा। डेंजो से निपट लिया गया है, तीसरा होकेज मर चुका है और मैं अभी भी जीवित हूं। अब से कोनोहा में कोई भी उचिहा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। शांति से आराम करो। उचिहा फुगाकू की पुतलियां कुछ कहने की कोशिश में थोड़ी हिली। ख्याल रखना, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाता, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उचिहा इटाची के सामने झुक गया और पूरी तरह से अंधेरे में गिर गया। हालांकि उचिहा फुगाकू ने अपनी बात खत्म नहीं की, लेकिन उचिहा इटाची ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह क्या कहना चाहता है। उसने धीरे से उचिहा फुगाकू के शरीर को नीचे रखा। चिंता मत करो पिताजी, माँ और सासुके ठीक हो जाएंगे। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने फिर भी उचिहा फुगाकू की आंखें हटा दीं। फिर उसने अस्तव्यस्त और आवारा कुत्ते जैसे उचिहा ओबिटो की ओर देखा। तुम मुझे मारना चाहते हो? उचिहा ओबिटो ने उचिहा इटाची की आंखों में हत्या के इरादे को महसूस किया। तुम ऐसा क्यों सोचोगे कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता? उचिहा इटाची की अभिव्यक्ति बेहद शांत थी, जैसे कि किसी महत्वहीन बात के बारे में बात कर रही हो। आप? सुकुओमी? इससे पहले कि उचिहा ओबिटो अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसकी आंखों के सामने का दृश्य अचानक उलट गया। वह पहले से ही एक काले और सफेद स्थान में था, लेकिन वह जल्द ही इससे मुक्त हो गए। समान स्तर की पुतली शक्ति के विरुद्ध सुकुयोमी बहुत कमजोर हो गई थी। हालांकि उस क्षण एक शूरिकेन सीधे उसके माथे से होकर उड़ गया। तो जेनजुत्सु के भीतर भी आपकी नेत्र तकनीकें अभी भी प्रभावी होती हैं। इसके बाद शूरिकेन की बाढ़ आ गई। उचिहा इटाची ने उस पल का इंतजार किया जब उचिहा ओबिटो साकार हुआ, फिर उसने अपनी शिष्य तकनीक को सक्रिय किया। धिक्कार है, उचिहा ओबिटो ने जोर से हांफते हुए कहा, मैं अपने हाथ नहीं हिला सकता। इस दर पर मैं बर्बाद हो गया हूं। और अब जब वह उचिहा इटाची की अन्य पुतली क्षमता को जानता था, तो वह आंख से संपर्क नहीं कर सका। अगर मैं समय पर चरणबद्ध नहीं हो सका तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अमेत्रासु ब्लैक जेत्सु की पिछली विफलता को एक सबक के रूप में देखते हुए वह इसे आजमा सकता है। उचिहा ओबिटो की निगाहें शातिर हो गईं। वह उसे दूसरी बार बचाने के लिए ब्लैक जेत्सु पर भरोसा नहीं कर सकता था। मुझे जुआ खेलना है। उचिहा ओबिटो अचानक मुड़ा और अपनी पूरी ताकत से दौड़ा। उचिहा इटाची पीछा करता रहा और पीछे से हमला करता रहा। अंत में एक शूरिकेन ने उचिहा ओबिटो को पीठ में मारा। अमेत्रासु उचिहा इटाची ने तुरंत अपनी शिष्य तकनीक का उपयोग किया। उचिहा ओबिटो का पूरा शरीर काली आग की लपटों में घिरा हुआ था। वह जमीन पर गिर रहा था, लुढ़क रहा था और दर्द से कराह रहा था। जब उचिहा इटाची ने सोचा कि प्रतिद्वंद्वी को जलाकर मार दिया जाएगा, तो अंतरिक्ष अचानक विकृत हो गया। उचिहा इटाची को झटका लगा और उसने अमेत्रासु को फिर से रिहा कर दिया। आग की लपटें और अधिक तीव्र हो गई, लेकिन उचिहा ओबिटो फिर भी काली आग में लिपटे हुए गायब हो गए। उचिहा इटाची तुरंत उस स्थान पर पहुंचा जहां उचिहा ओबिटो गायब हो गया था। उसकी भौहें लगभग गांठ में बदल गई थीं।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रतिद्वंद्वी अमेत्रासु से टकराते समय भी नेत्र तकनीक का उपयोग करने में सक्षम होगा। लेकिन अमेत्रासु पहले से ही उसका सबसे मजबूत हमला था, पौराणिक कभी न बुझने वाली काली लपटें, सबसे मजबूत अग्निशैली। भले ही प्रतिद्वंद्वी बच गया हो, 2 सीधे प्रहार करने से उसे राख हो जाना चाहिए था। लेकिन इसे स्वयं देखे बिना वह पूरी तरह से सहज महसूस नहीं कर सकता था। अकात्सुकी हो। आतिशबाजी फीकी पड़ गई। उत्सव में ग्रामीण छोटे छोटे समूहों में घर जाने लगे। इन आतिशबाजियों ने उन सभी को बेचैन कर दिया था। एओबा ने केवल कुछ लड़कियों को संतुष्ट करने के लिए अपना मुंह सूखा रखा, लगभग अपने होंठ बाहर निकाल लिए। उत्सव समाप्त हुआ। सेंजू पैतृक घर। आओबा, बड़ी बहन कुछ दिनों में तुमसे मिलने आएगी। जाने से पहले उजुकी युगाओ ने आओबा के बालों को थपथपाया। मम्मा, मिलते हैं सिस्टर युगाओ। उजुकी युगाओ को जाते हुए देखकर सुनाडे ने जम्हाई ली और घर चला गया। मुझे बहुत नींद आ रही है, पहले बिस्तर पर जा रहा हूं। दोनों को जाते हुए देखकर शिजुन चिढ़ने से खुद को नहीं रोक सका। आओबा, यह नए साल का पहला दिन है, क्या आप बड़ी बहन के साथ सोना चाहते हैं? कोई जरूरत नहीं, एओबा ने उत्तर दिया। फिर दरवाजा खोला और घर में प्रवेश किया, अपना आधा सिर दिखाते हुए। सिस्टर शिजुन, आपको भी जल्दी सो जाना चाहिए, देर तक जागना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शिजुन बेबसी से मुस्कुराया और चला गया। एओबा जल्दी से नहा धोकर सोने की योजना बनाकर घर लौट आया। अचानक शयनकक्ष में मेज पर आए एक छोटे बक्से ने उसका ध्यान खींचा। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 120 से 120, आकाश से अप्रत्याशित वर्षा। धिक्कार है। जब एओबा ने बक्सा खोला तो वह लगभग अंधा हो गया। बक्से के अंदर बड़े मूल्य वर्ग के 10,000 रियो बिलों का एक मोटा ढेर था। हालांकि एओबा हैरान था, उसने तुरंत पैसे के ढेर को नहीं छुआ। अगर यह एक स्टिंग ऑपरेशन था तो क्या होगा? उसने सबसे पहले बगल में रखी कागज की पर्ची उठाई, जिसमें कोई संदेश लिखा हुआ लग रहा था। यह 1 मिलियन रियो वह बचत है जो मैंने पिछले कुछ वर्षों में मिशनों के दौरान जमा की है। मैं इसे आपको नए साल के उपहार के रूप में दे रहा हूं। तब आपने मुझे जो सलाह दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया भविष्य में मेरी माँ और सासुके का भी ख्याल रखें। थोड़ी देर की उलझन के बाद आओबा समझ गया। हालांकि कोई नाम नहीं छोड़ा गया था, वह पहले से ही जानता था कि इसे किसने छोड़ा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पैसे उठाए और सीधे कार्ड बनाना शुरू कर दिया। चूंकि पैसा वैध स्रोत से आया था, इसलिए उसके पास संकोच करने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा यह 1 मिलियन रियो 1000 ड्रॉ था। जब तक वह यूआर खींचता है, उसकी ताकत कोनोहा के शीर्ष स्तर में प्रवेश कर सकती है। तब तक भले ही पैसे की उत्पत्ति वैध न हो, इसे वैध कर दिया जाएगा। एओबा ने कुछ देर में पहली बार अपना सिस्टम इंटरफेस खोला। निंजा कार्ड ड्रा सिस्टम LV1। वर्तमान ड्रा संख्या 400। गारंटी शुदा SR तक 100 ड्रा, गारंटी शुदा SSR तक 200 ड्रा, गारंटी शुदा UR तक 600 ड्रा। वर्तमान ड्रा रिकॉर्ड। SSR वुड रिलीज। SR उन्नत शूरिकेन थ्रोइंग तकनीक, मेडिकल टैलेंट मैक्स, क्लोन तकनीक महारत, तलवारबाजी महारत। R चक्र की छोटी मात्रा, शूरिकेन कुनाई विस्फोटक टैग। 1000 ड्रास भी अंदर जाएं। सुबह आओबा तरोताजा होकर दरवाजे से बाहर चला गया। हालांकि उत्साह के कारण वह पूरी रात सोया नहीं था, फिर भी अब उसे थोड़ी सी भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। इस बिंदु पर चाहे प्रतिद्वंद्वी कोई भी हो, उसमें यह कहने का आत्मविश्वास था कि बस एक और यादृच्छिक कोई नहीं। बेशक क्या वह वास्तव में जीत सकता है, यह एक और मामला है। उनके चालू खाते का स्तर बढ़ गया था, लेकिन उनका अनुभव नहीं बढ़ा था। उन्हें दूसरे उचिहा ओबिटो की तरह महसूस हुआ, अभी भी और अधिक उच्च स्तरीय मैच खेलने की जरूरत है। उसने अपने विचारों को शांत किया। हमेशा की तरह वह सुनाडे के घर की ओर चला गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि कमरे में कुछ गड़बड़ लग रही थी। सुनाडे गंभीर भाव के साथ सोफे पर बैठा था। लिविंग रूम पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। उनमें से एओबा ने केवल नारा शिकाकू और यामानाका इनोइची को पहचाना। कई अन्य लोग मुखौटे पहने हुए थे, संभवतः अंबु के सदस्य। देखने से लग रहा था कि वे किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहे थे, और उसकी अचानक उपस्थिति ने स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान आकर्षित किया। एक पल में कई जोड़ी निगाहें उसकी ओर घूम गईं। उफ! बीच में बोलने के लिए क्षमा करें। चूंकि वयस्कों की एक बैठक चल रही थी, इसलिए उसका वहां रहना उचित नहीं था। जैसे ही आओबा दरवाजा बंद करने ही वाला था, सुनाडे अचानक चिल्लाया, अभी वहीं रुक जाओ। सुनाडे को असमंजस की स्थिति में देखते हुए एओबा ठिठक गया। सुनाडे ने नाराजगी भरे भाव से उसे इशारा किया, यहां आओ।
एओबा के पास सभी की निगाहों के नीचे आज्ञाकारी ढंग से चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुनाडे ने उसे अपने पास बैठने के लिए दबाया, फिर नारा शिकाकू की ओर देखा जो समूह का नेतृत्व कर रहा था। आगे बढ़ो, इन सभी लोगों का सुबह सुबह मेरे पास आने का क्या कारण है? नारा शिकाकू को एओबा जैसे 7 साल के बच्चे की मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने जोर से कहा, हमें जंगल में तीसरे होकेज का शव मिला। सुनाडे की पलकें कांपने लगीं, उसकी भौहें तन गईं। नए साल का पहला दिन और आप मेरे साथ इस तरह का मजाक कर रहे हैं? अजीब खबर ने सुनाडे को सहज ही सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह एक मजाक था। लेकिन सबके चेहरों पर गंभीर भाव देखकर उसे अचानक पिछली रात का हंगामा याद आ गया। उस फायर रिलीज तकनीक का पैमाना केवल सरुतोबी हिरुज़ेन या कुछ उचिहा द्वारा ही जारी किया जा सकता था। पास बैठे एओबा को भी अविश्वास का सामना करना पड़ा। सरुतोबी हिरुज़ेन मर गया था और इतने चुपचाप एक रात की नींद से पूरा कोनोहा कैसे बदल गया? नारा शिकाकू ने आगे कहा, हमें कबीले के मुखिया उचिहा फुगाकू सहित दर्जनों उचिहा सदस्यों के शव भी मिले। सुनाडे की भौहें और भी तन गईं। उसके मन में एक हास्यास्पद अनुमान लग रहा था, क्या यह उचिहा कबीले द्वारा किया गया था? नारा शिकाकू ने एक पल के लिए सोचा कि क्या उचिहा इटाची को अभी भी उचिहा कबीले के हिस्से के रूप में गिना जाता है, फिर अपना सिर हिलाया। यह उचिहा इटाची और एक रहस्यमय साथी था। घटनास्थल पर मौजूद सभी उचिहा सदस्यों की आंखें निकाल ली गईं। उचिहा इटाची ने कोनोहा को धोखा दिया है। एओबा और भी हैरान हो गया, क्या कबीले के विनाश की रात जल्दी आ गई? नहीं, देखने से लगता है कि सरुतोबी हिरुज़ेन को उचिहा ओबिटो के बारे में पता चल गया होगा और फिर उसके साथ मरने का फैसला किया होगा। यह वास्तव में ऐसा लगता है जैसे सरुतोबी हिरुज़ेन कुछ करेगा। जहां तक उचिहा इताची की बात है, बकवास। एओबा अचानक घबरा गया। उचिहा इताची ने कल ही उसे 10 लाख रियो दिए थे। अब जब उस व्यक्ति पर सरुतोबी हिरुज़ेन की हत्या का संदेह है तो क्या इससे मैं भी भागीदार नहीं बन जाऊंगा? सुनाडे ने अनिश्चित आवाज में पूछा, क्या बूढ़े आदमी ने कुछ भी पीछे छोड़ा है? नारा शिकाकू ने एक पत्र निकाला, यह तीसरे होकेज की वसीयत है। जैसे ही वह बोला, लिविंग रूम में कई लोग स्तब्ध रह गए। नारा शिकाकू के अलावा उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि कोई वसीयत है। सुनाडे ने अधिक कुछ नहीं पूछा और इसे सीधे पढ़ने के लिए ले लिया। सुनेडे, यदि आप यह पत्र पढ़ रहे हैं तो संभवतः मैं पहले ही मर चुका हूं। सुनाडे की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह चुप रही और पढ़ती रही, जबकि बाकी लोग चुपचाप इंतजार करते रहे। नकाबपोश आदमी, योजना, उचिहा, एमा, डेंजो से निपटना। सुनेडे, मैं कोनोहा को आपके पास छोड़ता हूं। सुनाडे ने जल्दी से पढ़ना समाप्त किया, पत्र मोड़ा और चुप रहा। काफी देर के बाद उसने धीरे से सांस छोड़ते हुए कहा, वह बूढ़ा आदमी हमेशा परेशान और उधम मचाता था, लेकिन वह कुछ बड़ा करने चला गया हो। हालांकि सुनाडे उदासीन लग रहा था, एओबा अभी भी उसके शब्दों में उदासी महसूस कर सकता था। हो सकता है कि वह कभी कभी सरुतोबी हिरुज़ेन को नापसंद करती हो, यहां तक कि अक्सर उसे मुक्का मारना चाहती हो। लेकिन जीवन और मृत्यु के क्षण में पुरानी यादें अनिवार्य रूप से वापस आ गईं। सेंसेई आसपास के लोगों की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच एओबा ने सीधे अपना हाथ उसकी पीठ पर रख दिया। तुम छोटे बच्चे, सुनाडे वास्तविकता में वापस आ गया और दूसरों की अजीब शक्ल को महसूस करते हुए उसने तुरंत अपने बालों को एक पक्षी के घोंसले में बिखेर दिया। उसका मूड बहुत अच्छा हो गया। आखिरकार वह अब बच्ची नहीं रही। एक निंजा के रूप में अलगाव और मृत्यु आदर्श थे। उसने नारा शिकाकू और अन्य लोगों की ओर फिर से देखा। बूढ़ा आदमी चाहता था कि मैं होकेज बनूं। यहां कौन मंजूरी देता है? कौन आपत्ति करता है? पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 121 से 121, ठंड के मौसम में एक परत जोड़े। बूढ़ा आदमी चाहता है कि मैं यह होकेज बनूं, आप में से कौन सहमत है? कौन विरोध करता है? सुनाडे को इधर उधर घूमना पसंद नहीं था और वह सीधी और सीधी बात करता था। यह सुनकर उपस्थित कुछ लोगों की आंखों में सुनाडे को देखकर आश्चर्य की झलक दिखी। सुनाडे बहुत सीधा था। हालांकि सुनाडे का होकेज बनना अधिक उपयुक्त नहीं हो सकता। आज के कोनोहा में उससे अधिक प्रतिष्ठा और ताकत दोनों वाला कोई व्यक्ति ढूंढना कठिन होगा। इस बार की उनकी यात्रा में उन्हें आगे आने और समग्र स्थिति की कमान संभालने के लिए आमंत्रित करने का भी इरादा था। लेकिन वे अभी भी नारा शिकाकू की ओर देख रहे थे, उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। नारा शिकाकू, नारा कबीले के मुखिया के रूप में। वह नारा कबीले की विरासत में मिली गुप्त तकनीकों के लिए नहीं, बल्कि अपनी आश्चर्यजनक बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। नारा कबीले के सदस्य आमतौर पर काफी चतुर थे और नारा शिकाकू उनमें से शीर्ष पर था।
वह न केवल इनोशिकाचो तिकड़ी का नेता था, बल्कि वह कोनोहा के जोनिन दस्ते का दस्ता नेता भी था। यह सुनकर नारा शिकाकू ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था। उसने होकेज औपचारिक वस्त्र निकाला जिसे उसने बहुत पहले से तैयार किया था। हालांकि यह प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है, तात्कालिकता और विशेष परिस्थितियों के कारण कोनोहा होकेज के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता है। मैं लेडी सुनाडे से अस्थायी रूप से होकेज का पद ग्रहण करने के लिए कहता हूं। जहां तक जोनिन वोट की औपचारिकता की बात है, इसे बाद में बनाया जा सकता है। यहां तक कि अगर कोई चुनाव या मतदान वास्तव में होता तो सुनाडे का होकेज बनना एक पूर्व निष्कर्ष होगा। जहां तक डेमियो की राय का सवाल है, थोड़ा पीछे जाकर देखें तो यह सब एक पारिवारिक मामला माना जा सकता है। और इस दृश्य को देखकर न केवल सुनाडे और आओबा बल्कि यामानाका इनोइची सहित अन्य लोगों ने भी नारा शिकाकू को अजीब भावों से देखा। यहां तक कि होकेज औपचारिक वस्त्र भी तैयार किया गया था। यह स्पष्ट रूप से योजनाबद्ध था। यदि सुनाडे होकेज नहीं बनना चाहती थी तो क्या उन्हें यह कहकर उसे मनाना पड़ता कि इससे उसे कपड़ों की एक परत जोड़ने में मदद मिलेगी? पिछले कुछ दिनों से सचमुच काफी ठंड थी। सुनाडे ने नारा शिकाकू के इशारे को अस्वीकार नहीं किया और होकेज औपचारिक वस्त्र स्वीकार कर लिया। एओबा की बार बार तकिए से बात करने और उसके हीमोफोबिया को ठीक करने में प्रगति के लिए धन्यवाद। उसने अब होकेज बनने के विचार को अस्वीकार नहीं किया। अब कितने लोग बूढ़े की मौत के बारे में जानते हैं? वर्तमान में हम में से केवल कुछ ही लोग जानते हैं। क्या हमें बड़ों को सूचित करना चाहिए? नारा शिकाकू ने सच्चाई से बताया। सुनाडे ने एक पल के लिए सोचा, आज नए साल का पहला दिन है। सभी के लिए नया साल अच्छा हो। 2 दिनों में खबर की घोषणा करें। हालांकि काम की व्यवस्था के लिए जोनिन दस्ते और कुछ निंजा कुलों को पहले से सूचित किया जाना चाहिए। हमें अंतिम संस्कार की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। उचिहा मृतकों ने भी बूढ़े व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की और अपने जीवन का बलिदान दिया। वे भी कोनोहा के नायक हैं। उनके अंतिम संस्कार की तैयारी एक साथ की जानी चाहिए। सरुतोबी हिरुजेन की मृत्यु को छिपाना कठिन था। गांव का आत्मविश्वास दिखाने के लिए अंतिम संस्कार को भव्य बनाना बेहतर था। जहां तक उचिहा से संबंधित व्यवस्थाओं का सवाल है, सरुतोबी हिरुजेन ने पहले ही अपने पत्र में स्पष्ट रूप से बता दिया था। हालांकि मरने वाले उचिहा कबीले के सदस्य तख्तापलट करने की तैयारी कर रहे थे, फिर भी हिरुजेन को उम्मीद थी कि वह उन्हें कोनोहा के नायकों के रूप में चित्रित करेगी। यह उचिहा इटाची के साथ उनका वादा था। ये कोई मुश्किल मामला नहीं था। अब जो लोग तख्तापलट के बारे में सच्चाई जानते थे वे मूल रूप से मर चुके थे। उचिहा के अधिकांश आंतरिक सदस्य भी तख्तापलट में भाग लेने के लिए या तो अनजान थे या अनिच्छुक थे। भले ही गांव में अन्य चतुर लोग हों जिन्होंने सच्चाई का अनुमान लगाया हो, जब तक वह होकेज इस घटना को आधिकारिक शब्दों में परिभाषित करती तब तक सच्चाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। समझ गया? नारा शिकाकू ने सिर हिलाया। क्या लेडी सुनाडे के पास कोई अन्य निर्देश हैं? सुनाडे ने एक पल के लिए सोचा, किसी को जिरिया और सरुतोबी असुमा को बूढ़े व्यक्ति की मौत के बारे में सूचित करने और उन्हें वापस बुलाने के लिए भेजें। और जब वह लड़का जिरिया गांव में वापस आता है तो सुनिश्चित करें कि वह सामने वाले गेट से प्रवेश करे। ऐसे इधर उधर न छुपें जैसे उसके पास छिपाने के लिए कुछ है। इसे हाई प्रोफाइल बनाएं। जहां तक बाकी मामलों की बात है, मैं होकेज बिल्डिंग में जाने के बाद उन्हें व्यवस्थित करूंगा। समझा? नारा शिकाकू और अन्य लोग चले गए। सुनाडे सोफे पर वापस लेट गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी थोड़ी चकित थी। बूढ़ा आदमी सचमुच मर गया है। कुछ समय पहले वह अभी भी उस बूढ़े आदमी को कोस रही थी और अब वह एक लाश बन गया था। जरा सोचो, मैं यह देखने भी नहीं गया कि वह अब कैसा दिखता है। लेकिन वह सिर्फ एक मरा हुआ बूढ़ा आदमी है। शायद वैसे भी कोई सुखद दृश्य नहीं है। हम्मा अपने विचारों में खोई हुई, उसने अचानक महसूस किया कि 2 छोटे हाथ उसकी कनपटी को धीरे से दबा रहे हैं। सुनाडे ने सहजता से अपनी आंखें खोलीं और फिर एओबा की कोमल आंखों को चिंता से भरा हुआ देखा। सेंसी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सुनाडे की पुतलियां थोड़ी कांप उठीं। इस बच्चे से उसे वास्तव में एक अजीब सा आराम महसूस हुआ। बच्चे, तुम्हारा शिक्षक बच्चा नहीं है, तुम्हें पता है। उसने एओबा को फिर से सोफे पर खींच लिया और फिर उसे कसकर अपने आलिंगन में लपेट लिया। अपने चेहरे पर दबाव महसूस करते हुए एओबा ने आधे मजाक में कहा, सेंसी, यहां तक कि वयस्कों को भी रोने का अधिकार है। मैं रोऊंगा नहीं। अभी के लिए बस मेरे गले लगाने वाला तकिया बनो और व्यवहार करो। किनारे पर बैठकर शिज्यून ने चुपचाप इस दृश्य को प्रकट होते देखा। उसे लगा जैसे उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, हवा की तरह। क्या सचमुच इस घर में अब मेरी कोई जगह नहीं है? शिजुन ने दोनों को परेशान नहीं किया। उसने टोंटन को गले लगाया और रसोई की ओर चल दी। डाइनिंग टेबल पर माहौल थोड़ा भारी था। सुनाडे ने अचानक गंभीर स्वर में कहा, शिजुन, थोड़ी देर में उचिहा जाओ।
बोलने के आधे रास्ते में सुनाडे ने अपना मन बदल लिया। भूल जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। इस समय उचिहा मिकोटो और अन्य उचिहा कबीले के सदस्यों को शायद अभी भी नहीं पता था कि क्या हुआ था। कल रात पूरा गांव नए साल का जश्न मना रहा था और उचिहा भी। वे शायद अभी भी सो रहे थे। और कल रात मरने वाले अधिकांश उचिहा पुलिस बल के सदस्य थे। अब चूंकि पुलिस बल में कर्मचारियों की भारी कमी हो गई है, इसलिए इसे तुरंत भरने की आवश्यकता है। वह मूल रूप से शिजुन को उन्हें सूचित करने देना चाहती थी, लेकिन इस पर विचार करने के बाद यह इतना महत्वपूर्ण मामला था, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से जाना बेहतर था। सेंसेई, क्या आप आंटी मिकोटो को सूचित करने जा रहे हैं? एओबा ने पूछा। सुनाडे ने सिर हिलाया। तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? जरूर, सुनाडे ने संक्षेप में सोचा और सहमति व्यक्त की। एओबा के सासुके के साथ अच्छे संबंध थे। बताया गया कि बच्चा अपने बड़े भाई की बहुत प्रशंसा करता था। यदि बाद में उसकी भावनाएं शांत हो गईं, तो वह उसे थोड़ा सा सांत्वना दे सकता है। सुनाडे को अचानक गंभीर होते देख एओबा के हाव भाव थोड़े अजीब हो गए। बच्चे, यह किस तरह का लुक है? सुनाडे ने नाखुशी से पूछा। आओबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस यही लगता है कि जो शिक्षक होकेज बनने का इतना विरोध करता था, वह अब उससे बिल्कुल अलग है। हम सुनाडे ने उसे घूर कर देखा, और वह लड़का कौन था जो हर दिन मेरे कान में होकेज दिस होकेज दैट चिल्लाता रहता था? इसके अलावा चूंकि मैंने वह वस्त्र स्वीकार कर लिया है, इसलिए मुझे होकेज होने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 122 से 122 उचिहा मिकोटो। तो क्या तुम भविष्य में दोबारा जुआ खेलोगे? एओबा ने एक आत्माभेदी प्रश्न जारी किया। सुनाडे की अभिव्यक्ति तुरंत स्तब्ध हो गई, फिर उसने एओबा की ओर देखा। आप बहुत ज्यादा बात करते हैं। मैं इसे बस कुछ वर्षों की छुट्टी के रूप में मानूंगा। जब तुम यह लड़का बड़े हो जाओगे, तो मैं होकेज का पद तुम्हें सौंप दूंगा। यह एओबा ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। कुछ लोगों के लिए होकेज स्थिति एक ऐसी चीज है जिसका वे पूरी जिंदगी पीछा करते हैं और कभी हासिल नहीं कर पाते। लेकिन सुनाडे के सामने यह एक पहाड़ी पर सिंहपर्णी की तरह है। न केवल यह आसान पहुंच के भीतर है, बल्कि इसमें तिरस्कार का एक संकेत भी है। नाश्ते के बाद सुनाडे और आओबा उचिहा कबीले के मैदान में पहुंचे। क्योंकि पिछली रात का उत्सव बहुत देर तक चला, बहुत से लोग अभी तक उठे नहीं थे, इसलिए उचिहा कबीले का मैदान कुछ हद तक शांत था। हालांकि सड़कों पर बहुत कम लोग थे, लेकिन जिन लोगों ने सुनाडे को देखा, उन्होंने उत्साहपूर्वक उसका स्वागत किया। उचिहा कबीले के अधिकांश सदस्य निंजा नहीं, बल्कि सामान्य ग्रामीण थे। वे सभी महान सन्नीन में से एक सुनाडे के प्रति बहुत सम्मान रखते थे। सुनाडे ने भी विनम्रता से जवाब दिया। जब तक वे उचिहा मिकोटो के घर के दरवाजे पर नहीं पहुंचे, तभी सुनाडे ने तुरंत दस्तक दिए बिना अपने कदम रोक दिए। इसके बजाय उसे अपने शब्दों को अपने दिमाग में व्यवस्थित करने में कुछ समय लगा। काफी देर के बाद सुनाडे ने एक गहरी सांस ली, फिर दरवाजा खटखटाने के लिए अपना हाथ उठाया। कृपया एक क्षण रुकें। अंदर से उचिहा मिकोटो की अभी भी थोड़ी थकी हुई आवाज आई। कौन है भाई? कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला। उचिहा मिकोटो लंबी काली घरेलू पोशाक पहने हुए दोनों के सामने आईं। उसकी आंखें अभी भी नींद में थीं, और यहां तक कि उसके बाल भी थोड़े अस्तव्यस्त थे। कुछ लटें उसके सुंदर चेहरे पर चिपकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी बिस्तर से उठी हो। अपनी सामान्य सौम्य और सुशोभित गृहिणी की छवि के विपरीत अब उसमें कुछ हद तक आलसी बड़ी बहन वाली छवि थी। सुनाडे सामा अपने सामने वाले व्यक्ति को देखकर उचिहा मिकोटो तुरंत और अधिक जागृत हो गई। उसी समय उसने तुरंत देखा कि उसकी वर्तमान उपस्थिति थोड़ी अनुचित थी, और उसने अपने हाथों से खुद को साफ करने की जल्दबाजी की। उसके गाल थोड़े से लाल हुए बिना नहीं रह सके। वास्तव में क्षमा करें सुनाडे सामा, मैं कल रात थोड़ा देर से सोने गया और गलती से सो गया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? दूसरे व्यक्ति को इस अवस्था में देखकर सुनाडे अपने दिल में आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी। हाँ, कुछ तो है। तो कृपया अंदर आकर बात करें। उचिहा मिकोटो एक तरफ हट गया। दोनों के प्रवेश करने के बाद उसने सुनाडे के पास आओबा को देखा। उसकी आंखें हल्की सी चमकने से खुद को रोक नहीं सकीं, और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आओबा, आप भी आए। क्या आप सासुके के साथ खेलने के लिए यहाँ हैं? आओबा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। क्या सासुके अभी भी सो रहा है? हाँ। उचिहा मिकोटो ने एक और क्षमा प्रार्थी भाव दिखाया। कल देर रात हमारे वापस आने के बाद वह काफी देर तक अपने भाई का इंतजार करता रहा, इसलिए वह अभी तक नहीं उठा है। एओबा अचानक चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आओबा, पहले थोड़ी देर बैठो। आंटी तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लेकर आएंगी, उचिहा मिकोटो ने मुस्कुराते हुए कहा।
मिकोटो, बैठो और पहले बात करो, सुनाडे ने उसे रोकने के लिए कहा। उनके बैठने के बाद ही माहौल फिर थोड़ा बोझिल हो गया। क्या कुछ हुआ? उचिहा मिकोटो ने आखिरकार अजीब माहौल देखा और फुगाकू और इटाची के पूरी रात वापस नहीं लौटने के बारे में सोचते हुए उसके दिल में एक बुरा अनुमान पैदा हुआ। सुनाडे ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, पिछली रात कोनोहा पर हमला किया गया था। तीसरे होकेज सरुतोबी हिरुजेन, उचिहा फुगाकू और दर्जनों उचिहा कबीले के सदस्य हमले में मारे गए थे। हमलावर उचिहा इटाची और एक नकाबपोश व्यक्ति थे। क्या? उचिहा मिकोटो ने पलकें झपकाईं, उसका दिमाग शून्य हो गया। सुनाडे ने जो कहा वह उसे बिल्कुल समझ में नहीं आया। हालांकि उसने हर शब्द स्पष्ट रूप से सुना, लेकिन ऐसा क्यों है कि जब उन्हें एक साथ रखा जाता है तो वह अचानक समझ नहीं पाती। इटाची, गांव पर हमला किया। फुगाकू, मर गया। जाहिर है कल सब कुछ ठीक था, उन्होंने अलविदा भी कह दिया। क्यों? सुनाडे की आंखों में सहानुभूति की झलक दिखी और एक बार फिर दोहराया गया। उचिहा इटाची ने गांव को धोखा दिया, कोनोहा पर हमला करने के लिए एक बाहरी दुश्मन के साथ सेना में शामिल हो गया। उचिहा फुगाकू ने हमले का विरोध करने के लिए उचिहा कबीले और तीसरे होकेज के सदस्यों का नेतृत्व किया और इस प्रक्रिया में उनकी मृत्यु हो गई। उचिहा कबीला ऐसे नायक हैं जिन्होंने कोनोहा की रक्षा की। वे रुको। उचिहा मिकोटो ने अचानक आगे बढ़कर सुनाडे की कलाई पकड़ ली और उसे बोलना जारी नहीं रखने दिया। उसकी आंखें पहले ही थ्रीटोमो शेरिंगन में बदल चुकी थीं। क्या यह सच है? सुनाडे ने संघर्ष और उसकी आंखों में आंसू देखे। उसने दूसरी ओर देखा। मुझे क्षमा करें। सुनाडे को महसूस हुआ कि उसकी कलाई पर पकड़ थोड़ी और मजबूत हो गई है। उसने और कुछ नहीं कहा। इस समय उचिहा मिकोटो को खुद को शांत करने की जरूरत थी। अब किसी बाहरी व्यक्ति ने जो कुछ भी कहा वह आग में घी डालने जैसा होगा। एक लंबे समय के बाद उचिहा मिकोटो ने धीरे से अपना हाथ छोड़ा और सुनाडे की कलाई पर एक लाल निशान रह गया। मुझे क्षमा करें, उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। यह ठीक है, सुनाडे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोने की भावना को समझ सकता था, इसलिए वह पहले झिझक रही थी। सुनाडे सामा, क्या कुछ और है? उचिहा मिकोटो बस थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता था। उचिहा मिकोटो की आंखें, जो पहले ही अपनी चमक खो चुकी थीं, देखकर सुनाडे चिंता की एक झलक महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका।